मेरी शादी को अभी 6 महीने हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति देवेंद्र में बदलाव महसूस किया। देवेंद्र मुझसे ज़्यादा अपनी भाभी सीमा की बातों तरजीह देता था। यह बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वह अपनी भाभी से बात करता और मेरी बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 10 साल पुरानी भाभी से लगाव तो हर देवर को होता है और बीवी के आ जाने के बाद यह लगाव कम हो जाता है, लेकिन देवेंद्र और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नजर नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, बल्कि दोनों के बीच इससे ज़्यादा ही कुछ। मेरी जेठानी थी भी ऐसी ही थी। कोई भी मर्द उसे देखते ही उसके पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो रहा था कि मेरा पति देवेंद्र अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से उससे दूर नहीं बन पा रहा है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि देवेंद्र अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वह घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई कि सुबह देवेंद्र अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुस गया। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटा और बोली, देवेंद्र तुम्हें उस औरत के साथ ही ऐसा कहना है तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज से अपने मायके जा रही हूँ। मेरी यह बात सुनकर देवेंद्र ने दरवाज़ा खोला और उसके एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा भी था साथ में आसमान पर चढ़ गया। मैं भी देवेंद्र को एक जोरदार घूंसा लगा दिया। देवेंद्र ने मुझे हाथों का पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पीट दिया और बोला, दीप्ति आई कभी भी ऐसी औरत के बारे में ऐसी बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती देवेंद्र ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और आंगन में चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन वह मुझे देखते तक नहीं आया और सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। आधे घंटे में मैंने अपनी सामान पैक किया और अपने मायके शीतलपुर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा भी, कहाँ जा रही हो? मैंने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इस तरह जाने की खबर देवेंद्र को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड के शीतलपुर की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई। वह मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुंचने पर मैंने अपना फ़ोन रिसीव ऑफ करके और अपनी माँ के सारी बात पर रोने लगी। वह बोली, तूने बिल्कुल सही किया दीप्ति, तू यहाँ आ गई। अब तू देवेंद्र के पास तभी जाएगी तब देवेंद्र चुड़ैल के मकान में अलग अलग रहने की कसम खा लेगा। आखिर देवेंद्र पास की चीज़ की कमी, कीर्तिनगर में ही उसके 2 फ्लैट हैं। वह तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन पिंकी भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। पिंकी की शादी होने वाली थी, 5 साल महीने गए थे। हालत देखकर अब वह भी ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई रोहित अपनी जॉब से घर आया था। मुझे इस तरह आया हुआ देखकर वह भी परेशान हो गया। पिंकी ने रात को खाना खाया और हम भी एक साथ ही खाना खाने बैठे गए। एक दौरान मैंने अपना फ़ोन ऑन किया था, वह देवेंद्र फिर से कॉल आना शुरू हो गया था। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से से बोली, तू फ़ोन मुझे दे दे, उस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फ़ोन नहीं दिया और खाना खत्म के अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने देवेंद्र को फ़ोन रिसीव किया तो देवेंद्र ने कहा, दीप्ति तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो और याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ही कीर्तिनगर आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। देवेंद्र की यह धमकी पूरी बात सुनकर मेरा गुस्सा भी सातवें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम तो यही तो चाहते थे कि मैं वहाँ से चली आऊँ। अब जी भर के उस चुड़ैल के साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो मैं भी घर के में कदम नहीं रखूँगी। बात के 3 महीने गुजर गए थे। देवेंद्र का इंतज़ार करती रही। अगर उसे इसकी गलती का एहसास हो जाता तो वो दौड़ी हुई कीर्तिनगर पहुंची जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगातार उसके फ़ोन इंतज़ार करती, लेकिन 3 महीने से एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि देवेंद्र मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं
है अब इतनी खूबसूरत औरत के पास मौजूद है, तो फिर मुझे जैसी साधारण लड़की से उसे ज़रूरत भी क्या होगी। देवेंद्र को देखकर बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस हाल देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नज़दीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। पिंकी की शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे और मेरे पापा भी 2 महीने से छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि पिंकी की शादी के बाद वह मेरे ससुराल जाकर देवेंद्र से फाइनल की बात करेंगे। आगे कर मुझे अपना तैयार को नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि इसलिए जैसे जैसे पिंकी की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए 5 महीने वक्त गुजर गए थे। पिंकी की शादी केवल 20 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी का कार्ड छप गए चुके थे। एक दिन देवेंद्र का कॉल मिलाया और बोली, देवेंद्र तुम शादी में नहीं आओगे। देवेंद्र ने कहा, मुझे तो अभी तक यह नहीं मालूम कि शादी किसकी है। मैंने कहा था 6 महीने तारीख पिंकी की शादी है। देव ने कहा, लेकिन तुम्हें घर से कोई मुझे खबर नहीं दी ना, शादी का कार्ड भी पहुंचा। मैंने कहा, तुम इस घर से दामाद हो तो तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। देव ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर मुझे समझते तो ज़रूर खबर करते, लेकिन नहीं तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हें कह रही हूँ कि क्या इतना काफ़ी नहीं है। देवेंद्र ने कहा, ठीक है, शादी वाले दिन शीतलापुर पहुँच जाऊँगा। पिंकी ने शादी की सुबह उठकर मैंने गुलाबी साड़ी पहन लिया। साड़ी मुझे देवेंद्र ने ही गिफ्ट दी थी, उसे यह साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद था देवेंद्र दोपहर तक शीतलपुर आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उसे रात को यही रुकना पड़ेगा। जब वह रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। सुबह देवेंद्र को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैं देवेंद्र का आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक पिंकी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर ले अपनी माँ के लिपट कर रोने लगे। देखने वालों ने लग रहा था कि पिंकी की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात तक जागने के बावजूद लगी सुबह जल्दी ठीक हो जाएगी। अपनी माँ के कहा कि आज ही कीर्तिनगर चली जाऊंगी। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझे बेहद नाराज़ हुई और बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय ना निकाल पाया और उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा, तू सब्र कर ले। पापा पुलिस विभाग में मालूम कांस्टेबल की ही तो क्या हुआ, वह उसे देवेंद्र को उसके घर वालों को छोड़ेंगे। पापा नहीं, पापा को यह बात चल गई तो वह बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे जाने से सख्ती से रोक दिया। मैं दिन भर देवेंद्र को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन अभी स्विच ऑफ ही था। रात को बिस्तर पर जाकर सो गई। देवेंद्र की ओर से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और देवेंद्र का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक से फ़ोन आया। घर बजी। देवेंद्र ने फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। उधर से देवेंद्र की आवाज़ आई तो वह रोते हुए बोला, दीप्ति सब खत्म हो गया है। मैंने कहा, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी बच सकता है। देवेंद्र ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। इतना कहकर देवेंद्र फिर से रोने लगा। मैंने कहा, देवेंद्र क्या हुआ, बात तो तुम इतना रोकर क्यों कर रहे हो। देवेंद्र ने कहा, पड़ोस देर रात भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर ही मौत हो गई और भाभी अभी भी आगरा हॉस्पिटल में। देवेंद्र के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फ़ोन काटने के बाद मैं घर से यह बात बताई तो मेरे घर वालों मातम पस मेरी वजह से मेरे घर वालों को देवेंद्र के भैया और भाभी से नफरत करते, लेकिन अब उन्हें दोनों के लिए एक्सीडेंट के बारे में मुझसे सुना तो उन लोगों को सारी नफरत ख़त्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई रोहित को बुलाकर आगरा के लिए गाड़ी बुक कराने को कहा दिया। सुबह 4 तक हम लोग आगरा हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जेठानी की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी का बच्चा नहीं हो रहा था। दामाद तरह
वह इलाज करवाने के बाद अगले अगले मंदिरों में मन्नत के लिए जा रहे थे। 2 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गए थे और वापस ही उनकी कर भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ और मौके पर ही ख़त्म हो गए थे। कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वालों वापस आ चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। देवेंद्र सुबह ड्यूटी चले जाते थे, रात को ड्यूटी से लौटते वक्त अस्पताल से होते हुए घर जाते थे। हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा करने लगी थी। यह देखकर देवेंद्र का बर्ताव भी बदल गया था। वह फिर से मुझे बेहद प्यार करने लगा था। मुझे हॉस्पिटल में रहते महीने बीत चुका था। अब हॉस्पिटल में मेरा घर हो चुका था। इस बीच मेरी जेठानी की सेहत इतना सुधार जरूर हुआ था कि वह होश आ चुका था, लेकिन किसी की कुछ बोल ना पाती थी। 2 महीने बाद डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब ब्याह कर कीर्तिनगर आई थी तब घर में मेरे अलावा कुछ 3 ही लोग रहा करते थे। देवेंद्र के भैया भाभी जेठानी ही इस थी। सब कुछ उन्हीं को देखकर होता था, लेकिन अब मेरी जेठानी इतनी कमज़ोर हैं, लाचार हैं हो चुके थे कि मुझे उनके देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 3 को ही दे दी। वे बहुत खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उन्होंने हाथ को चूमते हुए उन्हें एक खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोले तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आ गई। इसका मतलब यही कि बेहद खुश हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मेरे 8वां महीना शुरू हो गया। इस बीच में महसूस किया कि देवेंद्र फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का ज़रूरी काम भी नहीं कर पाती थी और देवेंद्र ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज़्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती थी। रात को देवेंद्र ड्यूटी के वापस आते मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आते थे। मैं खुद जाकर अपने जेठानी को जूस पिलाती थी और अपने कमरे में आकर मैं और देवेंद्र खाना खाकर सो जाते थे। सुबह मैं देर से उठती तक देवेंद्र नाश्ता तैयार कर चुका होता था। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वह तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद खुल गई। देवेंद्र को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ। उठकर कमरे के बाहर निकला, न जाने क्यों मैं भी अभी दबे पांव उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि देवेंद्र सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और उसके अंदर दरवाज़ा बंद किया और मैंने देवेंद्र के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही और फिर चुपचाप आकर अपनी जगह पर लेट गई। 20 मिनट बाद देवेंद्र कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। मैं देवेंद्र की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी कि वह पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी का एकदम तंतु थी, लेकिन अब तो वह किसी अवशिष्ट की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर देवेंद्र कमरा बंद कर उसके साथ क्या करता है? कहीं देवर भाभी का रोमांस दोबारा तो नहीं चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी रही। अगले दिन कुछ दिनों तक सो नहीं पाई। मुझे देवेंद्र से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज देर को देवेंद्र का अपनी जेठानी के कमरे की ओर जाते हुए देखती। मेरी गहरी नींद में सो जाने के बाद देवेंद्र बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता, अंदर से दरवाज़ा बंद कर आधे घंटे के बाद वापस आता। पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने के अभी 15 दिन बाकी रह गए थे। तय कर लिया कि मैं दोनों की रासलीला ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं तुरंत हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए बच्चा होने से पहले ही दोनों को रंग हाथ पकड़कर चाहती थी। रात को देवेंद्र आया तो हमेशा की तरह वह मेरे कमरे में खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता था। गिलास मुझे देते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आ जाओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिलाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने सोने जा रही हूँ। इतना कहकर देवेंद्र सामने ही बिस्तर पर लेट गई। देवेंद्र जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। देवेंद्र को हाथों खाली गिलास लिए कमरे की ओर आता
देख मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे के आते ही देवेंद्र ने कहा, तुम अभी तक लेटी हो, उठो, थोड़ा सा खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है। मेरी भूख तो मगर चुकी थी, मगर मेरे पेट में बच्चा पल रहा था, मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाने से पहले निवाला मुंह से डालते ही देवेंद्र की दीप, मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले ली है, क्यों? कल हॉस्पिटल जाना है, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा कि ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? देवेंद्र ने कहा, सुबह जल्दी ही निकलना जाऊंगा, कल भाभी की कई टेस्ट होने की, इसलिए मुझे आने से देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद देवेंद्र जल्दी से सो गए, लेकिन मैं रात भर जागती रही, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह उठकर देवेंद्र के लिए नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी बिठाकर देवेंद्र हॉस्पिटल के लिए निकल गया। देवेंद्र के जाते ही मेरा मरकी हिट गई और वहां से जासूस कैमरा खरीदा लाई। उस कमरे में मैंने जेठानी के कमरे में ऐसी जगह पर फिट किया कि जहां उनका पूरा कमरा कवर हो रहा था। उस कमरे के मैंने अपने मोबाइल से कॉन्टेक्ट करके लिया। मुझे यह अब करते हुए दोपहर 3 बज गए थे। अभी देवेंद्र का कॉल आया था कि वह अस्पताल से वापस आ रहा है। मैंने अपने आज से कमरे से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास वह सबूत होगा जिसके आधार पर देवेंद्र की उसकी भाभी की हैसियत मेरे लिए राज बनकर नहीं रह जाए। देवेंद्र अपनी भाभी को लेकर अस्पताल से घर आ गया था। भाभी को कमरे में बेड पर लेटाकर मेरे कमरे में आया। फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाई मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाई कब खिलानी है ये सब मुझे समझाने लगा। दौरान उसके हाव देखकर मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हो। रात को देवेंद्र खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया। आधे घंटे के बाद वापस लौट आया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतजार करती रही। मेरी गहरी नींद में सोने के बाद देवेंद्र उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। आधे घंटे के बाद पसीने से तर होकर लौट आया और मेरे पास लेट गया। जब देवेंद्र अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैंने झट से कल के सुबह तक की रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया और मेरे तो होश उड़ गए। देवेंद्र अपनी भाभी के कमरे में गया। उन्होंने गोद में उठाकर पर बिठाया और भाभी की गंदी हुई चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसके उस गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई हुई साफ चादर को बिछा दिया और फिर चादर को कमरे में बाथरूम में ले कर धोने लगा और कुछ उसने धोई हुई चादर को बाथरूम में खिड़की पर ही सुखाने के लिए टांग दिया। फिर उसके अपनी भाभी के सलवार उतार कर उसे धोया हुआ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़े को बाथरूम में ले जाने का धोने के लिए रिपोर्ट देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही देवेंद्र अपनी ड्यूटी पर निकलता मैं अपने जेठानी के कमरे में छुपी हुई गई जासूस कमरे की रिकॉर्डिंग देखकर बैठ जाती और हर बार मुझे देवेंद्र का यही रूटीन नजर आता। देवेंद्र अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता वह यह तो पति कर सकता था, कोई बेटा ही अपनी माँ के ऐसी सेवा कर सकता है। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 2 दिन ही मैंने एक खूबसूरत से बेटा को जन्म दिया और कुछ दिनों में मैंने अपने बेटे को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई। एक दिन मैंने अपनी माँ को देवेंद्र के उसकी भाभी वाले वीडियो दिखाए तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, दीप्ति तू बहुत नादान है, ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैंने आज अपने घर के लिए निकल रही हूँ, कुछ दिनों बाद तू ही आ जाना, मैं तुझे अब और यहाँ नहीं रहने दूंगी। जिस दिन मेरा लड़का 1 महीने के हुआ उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। जेठानी की मौत देवेंद्र बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा लगा कि रहा था जैसे देवेंद्र की सगी माँ की कुछ समय बाद एक दिन मैंने देवेंद्र का मूड देखा, उससे पूछ लिया कि मैंने कहा, देवेंद्र अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते हुए आखिर क्यों? देवेंद्र ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली। थोड़ी देर तक खामोशी के बाद
बोला। और मेरे बड़े भाई ने बचपन से बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी झटक ली और मेरे हम दर ठोकर खाने लगे। मजबूरी कर दिया। मेरे भैया ने मजबूरी करके पढ़ाया लिखाया। 10 साल तक पहले मेरे बड़े भैया ने मेरी भाभी शादी